हेलो बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर दिन हमारी कोई ना कोई क्लास होती है किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसा कि मनीष सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो पॉलिटी में भी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बार बार एग्ज़ाम्स में जाने से पहले छोड़ देते हैं, ये सोच करके कि वह शायद एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, पर वह टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मिसलेनियस जैसे टॉपिक्स होते हैं। तो अभी हम पहले मिसलेनियस वाले टॉपिक्स कवर करेंगे पॉलिटी में, देन हम आपको पॉलिटी के मेन एरियाज़ में लेके चलेंगे जहाँ पे हम सारे आर्टिकल्स देखेंगे और सारे आर्टिकल्स में फिर कहीं पे हम राष्ट्रपति को देखेंगे तो कहीं पे हम उपराष्ट्रपति को देखेंगे, अर्थात पार्लियामेंट देखेंगे। फिर हम उसके बाद विधायिका देखेंगे, न्यायपालिका देखेंगे, उसके बाद सीधे हम फिर हम और भी जितनी व्यवस्थाएं हैं पॉलिटी में हमारी दी गई वो सारी व्यवस्थाएं हम देखेंगे। तो आइए, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान सभा का पूर्ण इतिहास। आपको पढ़ाया जाएगा आज संविधान सभा का गठन पढ़ाया जाएगा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वह कैसा था और संविधान सभा के गठन का तरीका क्या था, कि क्या जो सदस्य इसमें चुने गए तो सदस्य कैसे चुने गए थे, उनके चुनाव का तरीका क्या था, प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष था तो कितने लोग वोट दे सकते थे और अप्रत्यक्ष था तो कितने लोग मतदान कर सकते थे, यह सारी व्यवस्थाएं आपको पता चलेंगी आज। वहीं संविधान सभा के कार्य व उद्देश्य क्या थे, अर्थात संविधान सभा का गठन किया गया होगा तो कोई ना कोई उद्देश्य या कोई ना कोई गोल होगा, उनका कोई ना कोई कार्य होगा, किसी कार्य के तहत ही तो संविधान सभा का गठन हुआ होगा। तो हम आज यह भी आपको पता चलेगा कि संविधान सभा के कार्य व उद्देश्य क्या थे। वहीं आपको पता चलेगा कि संविधान सभा में जो सदस्य थे उन सदस्यों की संख्या कितनी थी, जब संविधान सभा में पहली बार सदस्य बने तो कितने सदस्य आए, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद कितने सदस्य बने, पाकिस्तान अर्थात भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, तो यह सारी व्यवस्थाएं आपको पता चलेंगी। वहीं पे हम संविधान सभा में दो ऐसे नाम जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वहीं BN राव। तो डॉक्टर आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और वहीं पर डॉक्टर जो BN राव थे, BN राव ने ही जो संविधान का प्रारूप था उसका ड्राफ्ट BN राव ने बनाया था। बाद में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं तो उस प्रारूप समिति को प्रारूप समिति में हेड बन करके जब आते हैं तो वह जो BN राव द्वारा बनाई गई कमेटी कि जो ड्राफ्ट होता है उस ड्राफ्ट पर वो देख रेख करते हैं कि क्या ड्राफ्ट कैसा है, भारत के हित में है या नहीं, कहाँ पे किसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक बार देखते हैं कि संविधान सभा का पूर्ण इतिहास की तरफ हम बढ़ते हैं। तो संविधान सभा का क्या इतिहास रहा है, तो आइए हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक। इसमें है कि संविधान सभा का इतिहास। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको इसमें कि आखिर संविधान सभा बनी तो क्या जरूरत थी संविधान सभा की, क्या आवश्यकता थी संविधान सभा की। तो आप सभी को पता है कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अर्थात जब ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर थी, तो एक टाइम पीरियड आया जब ब्रिटिश सरकार हमें आज़ाद करना चाहती थी। तो आज़ादी के बाद वह चाहती थी कि हमारे देश में एक संविधान बने, उस संविधान के लिए हमें संविधान सभा की जरूरत थी। तो संविधान निर्माण कैसे होगा उसके बारे में हमें संविधान सभा बताती है कि संविधान का निर्माण कैसे होगा, संविधान सभा का संचालन कैसे होगा, इन सभी चीज़ों की प्रक्रियाएं जो हमें संविधान सभा से मिलती हैं। तो आइए देखते हैं संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन के तहत संविधान सभा गठन किया गया था। तो जैसा कि हमने जब अपना इसके पहले का लेक्चर पढ़ाया था आपको, तो इसके पहले के लेक्चर में हमने थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज वहीं हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संविधान सभा का इतिहास में हम देखते हैं। तो संविधान सभा का जो गठन होता है दोस्तों, अगर आपको गठन की बात किया जाए तो संविधान सभा का गठन जो है यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो जो संविधान सभा गठन होता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो यह जो है कैबिनेट मिशन योजना जो है मार्च 1946 में भारत आती है, मार्च 1946 में भारत आई और इसके 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना जब आई होगी तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस थे, A.V. अलेक्जेंडर थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो आइए हम देखते हैं इसमें पैथिक लॉरेंस सबसे पहले नाम होगा जो कि इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे अल्फ़ाबेट्स बराबर दिख रहे होंगे। यह जो कि अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस इसके कैबिनेट मिशन योजना के। और दूसरा A.V. अलेक्जेंडर, तो A.V. अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर, और वहीं तीसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इन लोगों ने मिल करके संविधान सभा का गठन किया। तो संविधान सभा के गठन के लिए मई 1946 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इन्होंने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की कैबिनेट मिशन ने? तो मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इन्होंने। और रिपोर्ट के दौरान इन्होंने रिपोर्ट जब प्रस्तुत की तो उस दौरान इन्होंने बताया कि भारत को अब संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता है। तो उस संविधान सभा के गठन के लिए ही कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर उसके सदस्य, सर स्टैफर्ड क्रिप्स उसके सदस्य थे। और मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अब भारत के लिए आवश्यक है संविधान निर्माण की। तब यहीं से संविधान निर्माण कैसे होगा इसकी रूपरेखा स्टार्ट होती है। कैबिनेट मिशन योजना ही बताएगा कितने सदस्य होने चाहिए संविधान सभा में। तो पहले आप इसे थोड़ा से पॉइंट्स हैं इन्हें नोट कर लें, देन हम रब करके फिर हम आपको आगे के टॉपिक्स बताते हैं कि क्या है। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा कि गठन कैसे किया गया कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो योजना थी मार्च 1946 में आई थी और इन्होंने मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इसी रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि संविधान सभा के लिए एक मतलब कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसी तरह इसमें बातचीत हुई। इसे एक बार नोट कर लें दोस्तों। लगातार चैनल के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, चैनल की संख्या बल को बढ़ाते रहें दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको मनीष सर की क्लास समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत होगी किसी क्लास में तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे सर यह दिक्कत थी या ऐसी दिक्कत थी, तो वो भी चीज़ें सारी देखी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया होगा दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना में। कैबिनेट मिशन योजना ने 389 सदस्यों की बात करती है कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा में 389 सदस्य बनाए गए। तो सदस्यों की संख्या कितना इन्होंने डिसाइड किया संविधान सभा में? तो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन योजना ने बताया कि आपके संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। किस योजना के तहत पता चलता है कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों पता चलता है कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। वहीं पर अब देखते हैं 389 सदस्य जो चुने गए थे, ये 389 सदस्य कहाँ से चुने गए थे? तो अगर सबसे पहले बात किया जाए तो ब्रिटिश प्रांत की, ब्रिटिश प्रांत से आते हैं 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत, और यहाँ से आते हैं 292 सदस्य 92 सदस्य दोस्तों। वहीं चीफ कमिश्नरी प्रांत से आएंगे 4 सदस्य, चीफ कमिश्नरी प्रांत से होंगे 4 सदस्य, और वहीं पर 93 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे देसी रियासतों से। अगर बात किया जाए, पूछा जाए कि देसी रियासतों से कितने सदस्य थे, तो इनका जो मनोनयन होगा, वहाँ के जो राजे रजवाड़े थे देसी रियासतों के, तो वे मनोनयन करते हैं 93 सदस्यों का। ये 93 सदस्य, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से और 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, मतलब कि ब्रिटिश प्रांत से जाते हैं। अगर बात किया जाए आपसे कि ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य जाते हैं संविधान सभा में, तो ब्रिटिश प्रांत हुआ था जहां पर डायरेक्ट शासन होता था ब्रिटिश सरकार का, और जो देसी रियासतें थी इसमें ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन नहीं होता था। यहां पर राजे रजवाड़े जो होते थे वो अधीनस्थ होते थे ब्रिटिश सरकार के, वो यहां शासन करते थे। इस तरीके से कहा जाए देसी राजे रजवाड़े में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। एक ब्रिटिश सरकार जो अप्रत्यक्ष तौर पर देखी थी, प्रत्यक्ष तौर पर देसी राजे रजवाड़े चला रहे थे। पर ब्रिटिश प्रांत में और चीफ कमिश्नरी प्रांत में डायरेक्ट शासन अर्थात प्रत्यक्ष शासन रहा है वहां पर ब्रिटिश सरकार का। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे, अगर ब्रिटिश भारत की बात किया जाए तो चीफ कमिश्नरी प्रांत और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर के ये बनेगा ब्रिटिश भारत। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रांत से कितने, तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, और ब्रिटिश भारत से बात किया जाए तो ब्रिटिश भारत से 296 सदस्यों के चुनाव हुआ था, 296 सदस्य चुने गए थे। तो जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, अब बताते हैं आपको संविधान सभा का गठन कैसे होगा। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि चीफ कमिश्नरी प्रांत में कौन से एरिया से चीफ कमिश्नरी प्रांत में। तो चीफ कमिश्नरी प्रांत में 4 एरिया थे। वो 4 एरिया कौन थे? एक था कुर्ग जो कि कर्नाटक का है, दूसरा वहीं पर है आपका बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है,
बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, आपके वर्तमान पाकिस्तान। और उसके बाद तीसरा आएगा अजमेर, मेरवाड़ और दिल्ली। अजमेर, मेरवाड़ और जो कि आपको पता है कि राजस्थान का क्षेत्र है, और यहीं पे दिल्ली। चौथा चीफ कमिश्नरी प्रांत था दिल्ली। यहां कुर्ग कर्नाटक से, बलूचिस्तान पाकिस्तान से, अजमेर मेरवाड़ राजस्थान से, दिल्ली, इन चारों चीफ कमिश्नरी प्रांत से एक एक सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे। और वहीं 93 सदस्य जो देसी रियासतों से थे। अगर आपसे ब्रिटिश प्रांत पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रांत पूछा जाए तो 292 सदस्य, और ब्रिटिश भारत पूछा जाए तो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे दोस्तों। वहीं ब्रिटिश प्रांत जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, वे कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत के 4 प्रांत कौन कौन से थे? उसमें कुर्ग था अर्थात कर्नाटक था, दूसरा बलूचिस्तान पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ जो कि राजस्थान का है, और दिल्ली जो कि वर्तमान में आपकी देश की राजधानी है। तो ये 4 क्षेत्र चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। यहाँ पे कमिश्नरी व्यवस्था होती थी, ये पूरे रेगुलेट किए जाते शासन को। और देसी रियासतों में राजे रजवाड़े हुआ करते थे, जिसमें 93 सदस्य देसी राजे रजवाड़े 93 सदस्यों का मनोनयन करते हैं और वह भेजते हैं। तो दोस्तों, जो ब्रिटिश भारत के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव होता है, अर्थात इनका निर्वाचन होता है, और इनका मनोनयन होता है। तो जो देसी राजे रजवाड़े थे, इनका मनोनयन होगा, और वहीं ब्रिटिश भारत के जो 296 सदस्य थे, उनका चुनाव होगा। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना होगा। और अगर पूछा जाए संविधान सभा में जब कैबिनेट मिशन योजना बनी, तो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन योजना ने कितने सदस्यों की बात की थी? तो 389 सदस्यों की बात की थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से आते हैं, और 93 सदस्य देसी रजवाड़े क्षेत्र से आते हैं। तो जो देसी रजवाड़े से आए थे वो उनका मनोनयन हुआ था, जो ब्रिटिश भारत से आए थे उनका चुनाव हुआ था, और जो चीफ कमिश्नरी प्रांत वहां का भी चुनाव हुआ था। इसमें कुर्ग अर्थात कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान का, अजमेर मेरवाड़ राजस्थान का, और दिल्ली। तो ये 4 क्षेत्र थे, इन्हें एक बार नोट कर लें, फिर इन्हें रब करके हम इनके बाद आगे पॉइंट्स आपको और बता देते हैं। इसमें देखिए यहां दोस्तों क्या था, अगर आपसे पूछा जाए कि देसी रियासतें जो थी, इसमें जनता और जो ब्रिटिश सरकार थी, जनता और ब्रिटिश सरकार के मध्य राजे रजवाड़े थे। तो कहा जाए कि जो आपका जो देसी रियासत क्षेत्र था, इनकी स्थिति ज्यादा खराब थी अन्य क्षेत्रों से, क्योंकि वहां पे शोषण सिर्फ एक कर रहा था, जो कि अंग्रेज कर रहे थे। यहां पे शोषणकर्ता 2 थे, एक ब्रिटिश सरकार थी और राजे रजवाड़े दोनों थे। तो देसी रियासतें में ऐसी व्यवस्था मनोनयन का इसीलिए किया गया था, ताकि सरकार जो है, जो यहां से चुन करके जाए ब्रिटिश भारत से, उनको काउंटर कर सके संविधान सभा में। लेकिन ये 93 सदस्य यहां से चुन करके आते हैं, इनका मनोनयन होता है। एक बार नोट कर ले दोस्तों, एक बार इन्हें नोट कर ले, फिर हम आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं कि क्या है। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, संख्या बल बढ़ाते रहें चैनल का, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको सारी सूचनाएं तत्काल मिल सके। जो भी हमारी तरफ से यहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, वो सारे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आपको सारी जानकारी मिलती रहे क्लासेस की। कल हो सकता है कि हम कल एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करें अपने तरफ से, तो हम कल से आपको एक टेस्ट सीरीज भी कराएंगे RO-ARO के लिए। और यह जो क्लासेस चल रही है पर्टिकुलर सिर्फ RO-ARO के लिए ही नहीं है दोस्तों, यह क्लासेस आपके PCS में भी काम करेगी, चाहे यूपी PCS दें, चाहे MP PCS दें, चाहे राजस्थान PCS दें, चाहे RAS दें, चाहे बिहार PCS दें, चाहे आप कोई PCS देंगे, उन सभी PCS में काम करेगा। साथ ही साथ ये सिर्फ PCS में नहीं, आपके UPSC में भी काम करेगा, आपके UPSC में काम करेगा। इवन मैं कहूं तो आप अगर कांस्टेबल का भी एग्जाम देंगे तो वहां भी ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, अगर पेट में भी देंगे तो वहां पर भी आएंगे, PCS में देंगे तो वहां पर भी ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और आपको अगर यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जाके देखें, एनालाइज करें, तो आपको मिलेगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस हूबहू ऐसे ही पूछे गए जैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी।
तो एक बार आप इन्हें लिख ले, फिर मैंने रब करके आगे की बात बताता हूं मैं आपको। तो बराबर दोस्तों इसको जल्दी से लिख ले और कोशिश किया करें पेन कॉपी कलम लेकर के आप बैठा करें, ताकि आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम फटाफट मिलती जाएं और फटाफट आप लिखते जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा दोस्तों। आइए हम आगे देखते हैं। यह था संविधान सभा का इतिहास। एक तरीके से मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि जब संविधान सभा गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन किया गया। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे इसके बारे में कैबिनेट मिशन योजना बताती है कि 389 सदस्य होंगे। वहीं पर 296 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से, 93 सदस्य आएंगे देसी रजवाड़े से, और जो देसी रजवाड़ों से आएंगे उनका मनोनयन होगा दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन योजना ही थी जिसके तहत हमारा संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत होता है दोस्तों, तो भारत का विभाजन आपका माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होता है। तो भारत का विभाजन कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत होता है, ठीक, माउंटबेटन योजना के तहत होता है भारत का विभाजन दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि जब हमारी संविधान सभा बन गई तो संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो कितने सदस्य उसमें शामिल हुए, टोटल कितने सदस्य थे, भाग लिए, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, वह सारी चीजें आइए हम देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जब संविधान सभा बन गई तो संविधान सभा बनने के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो संविधान सभा की अब हमें लगता है कैबिनेट मिशन योजना मिटा देनी चाहिए। आइए हम देखते हैं संविधान सभा का। अब हम संविधान सभा के गठन की तरफ बढ़ते हैं। अब गठन हो गया, सब कुछ हो गया। अब आइए देखते हैं सदस्य की बात करते हैं। संविधान सभा के सदस्य, जैसा कि हमने बताया संविधान सभा का जो गठन होगा वह एक तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर होगा, मतलब कि अप्रत्यक्ष तौर पर होगा, लेकिन यह पूर्ण अप्रत्यक्ष नहीं होगा, पूर्ण तौर पर नहीं होगा। इसका निर्वाचन जो है अलग अलग तरीके से किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका निर्वाचन जो होगा, संविधान सभा का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन जो बात किया जाए एक बार, आइए पहले निर्वाचन की हम बात कर लेते हैं, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। तो जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा, जिसमें हालांकि मैंने भी चर्चा कर दी थी, 296 सदस्य जो कि ब्रिटिश भारत से थे, 296 सदस्य जो कि ब्रिटिश भारत से थे, इनका तो निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष तौर पर। कैसा दोस्तों? अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन होगा इनका। वहीं 93 सदस्य जो होंगे, इनका निर्वाचन जो है 93 सदस्यों का निर्वाचन, इनका 93 सदस्य जो देसी रजवाड़े से होंगे, देसी रजवाड़े, इनका निर्वाचन नहीं होगा दोस्तों, इनका मनोनयन होगा। इनका मनोनयन होगा। तो इनका मनोनयन राजा रजवाड़े करते हैं दोस्तों। तो इन सभी का मनोनयन राजा रजवाड़े करेंगे। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या था, जो संविधान सभा के सदस्यों का गठन किया गया था यह अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ था। अर्थात, एक मिनट दोस्तों, जैसा हमें टाइम दे, हम पानी पी लें एक बार, प्यास लगी है मुझे क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। एक मिनट दोस्तों, बस मैं आया आपके समक्ष क्लास के लिए। इसमें जो निर्वाचन होता है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, यह अप्रत्यक्ष तौर पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो है भारत के सभी सदस्य में भाग नहीं ले सकते थे। वही सदस्य इसमें भाग ले सकते थे जो कुछ शिक्षित वर्ग के थे, जिनके पास कुछ संपत्तियां थी, वही संविधान सभा के अध्यक्षों का चुनाव कर सकते थे। इसलिए मैं इसको कहा कि जो निर्वाचन होगा यह अप्रत्यक्ष तौर पर होगा और पूरी देश की जनता इसको नहीं चुनती है।
संविधान सभा के लोगों का, अर्थात वयस्क मताधिकार के आधार पर संपूर्ण जनता भारत की नहीं चुनती संविधान सभा के सदस्यों को। इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा का जो निर्वाचन होगा वह अप्रत्यक्ष तौर पर होगा। तो एक बार आप इसे नोट कर ले, फिर हम इसे मिटा करके आगे घटनाक्रम हम देखते हैं एक बार दोस्तों। नोट कर लें दोस्तों, फिर हम इसको मिटाते हैं ताकि हम आगे की बात आपको बता सकें। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे लिख लिया होगा। आइए अब हम संविधान सभा के सीधे सदस्यों की बात करते हैं। प्रथम सदस्य मतलब कि प्रथम बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए, कितने लोग ने हस्ताक्षर किया, क्या कैसी व्यवस्थाएं रही, आइए हम देखते हैं। संविधान सभा के निर्वाचन आपको समझ में आ गया दोस्तों कि इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता नहीं है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक वह 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। अब सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया अध्यक्षता के लिए? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे सबसे बुजुर्ग इंसान थे संविधान सभा की। जो संविधान सभा का गठन किया गया, उस संविधान सभा के गठन के दौरान सबसे जो एजेड इंसान थे, जो सबसे बुजुर्ग इंसान थे, वही सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसी कारण से संविधान सभा को एक रिस्पेक्ट देने के कारण, सच्चिदानंद सिन्हा को एक रिस्पेक्ट के कारण अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो 9 दिसंबर 1946 को होती है। आइए दोस्तों, इसके जस्ट बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। जब संविधान सभा की दोस्तों प्रथम बैठक होती है तो टोटल 207 सदस्य में भाग लेते हैं। 207 सदस्य में भाग लेते हैं, जिसमें 207 सदस्यों में 9 महिलाएं थी। तो महिलाएं कितनी थी दोस्तों? तो 9 महिलाएं थी इसमें। 207 सदस्य भाग लेते हैं, 9 महिलाएं थी इसमें, यह आप नोट कर लें, फिर हम आगे बताते हैं आपको। और ऐसा क्या कारण था कि 389 सदस्यों में से 207 सदस्यों ने ही भाग लिया? क्योंकि जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में जब प्रथम बैठक होती है तो उसमें 207 सदस्य संविधान सभा में भाग लेते हैं। यह रीजन था दोस्तों, संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इनके सदस्यों की संख्या टोटल 73 थी। तो 73 सदस्यों ने जब संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया तो संख्या बल घट करके 207 आ गई। तो दोस्तों एक बार इसे लिख लें, आप राइट डाउन कर लें। और इसी बहिष्कार के कारण ही हमारे एक इंग्लैंड के पीएम चर्चिल ने, कहते हैं इंग्लैंड के पीएम चर्चिल कि कहते हैं कि संविधान सभा देख करके ऐसी लग रही है कि जैसे संविधान सभा की दुल्हन ही गायब हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने कहा कि संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद कि संविधान सभा देखने में ऐसे लग रही है जैसे कि संविधान सभा की दुल्हन ही गायब हो गई है, तो यह कथन चर्चिल का है। तो आप इसे याद रख लें कि चर्चिल ने यह कथन कहा था दोस्तों। तो इंग्लैंड के पीएम थे उस समय चर्चिल, जब संविधान सभा का गठन हुआ था। आपके संविधान सभा के गठन के समय चर्चिल पीएम थे वहां के। आपको यह भी फैक्ट एक नया पता चला। मुस्लिम लीग बहिष्कार किया तो मुस्लिम लीग 73 सदस्य थे, इन्होंने बहिष्कार किया तो संख्या 207 बची। और 207 सदस्य थे जो संविधान सभा में भाग लेते हैं और 9 महिलाएं थी। संविधान सभा की जब प्रथम बैठक होती है उसमें महिलाएं कितनी थी? तो महिलाएं 9 थी। और अध्यक्षता किसने किया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और कारण क्या था? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग इंसान थे, इसलिए इनको मौका दिया गया, इनको एक रिस्पेक्ट दिया गया कि आप आइए संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करिए। तो आप दोस्तों यहां तक नोट कर लें, फिर हम इसे इसको मिटा करके फिर हम आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं एक बार।
एक बार इसे नोट कर लें दोस्तों। चैनल को लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, बराबर संख्या बल को बढ़ाते रहें। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, संख्या बल बढ़ाते रहें, ताकि यही संख्या बल जो है हमारा मनोबल होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। अगर आपसे बात किया जाए कि मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने बचे थे, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 324 सदस्य। अन्य सदस्य भी किसी कारण से नहीं शामिल हो पाए थे संविधान सभा के प्रथम बैठक में, इसीलिए संविधान सभा के प्रथम बैठक की जो सदस्य संख्या थी वह 207 थी दोस्तों। आइए हम आगे देखते हैं। तो अगर मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद बात किया जाए, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में सदस्य संख्या आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे दोस्तों? इसका सोच के बताएं, इसका ये सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 324 सदस्य। तो 324 सदस्य जो हैं, यही 324 सदस्य होते हैं जो मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में बचते हैं। तो इन्हें राइट डाउन कर लिए। फिर मैं वहीं आपको बता देता हूं कि साथ ही साथ जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में संविधान सभा कितने सदस्य दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 299। तो 299 सदस्य बचते हैं दोस्तों। तो आप इसे भी राइट डाउन कर लें। अभी जो 299 सदस्य चुने जाते हैं, इसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से आते हैं। 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से अर्थात ब्रिटिश प्रांत से आते हैं। वहीं 70 सदस्य देसी रियासतों से आते हैं। तो दोस्तों आप इन्हें राइट डाउन कर लें। अगर आपसे पूछा जाए कि जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया तो उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य बचे दोस्तों? तो 324 सदस्य। अर्थात मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य बचे थे। वहीं जब 15 अगस्त 1947 को अगर आजाद भारत में संविधान सभा के सदस्यों की बात किया जाए तो 299 सदस्य थे। अब इस 299 सदस्यों में से 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से अर्थात ब्रिटिश प्रांत से आए, वहीं 70 सदस्य आपके देसी रियासतों से आए। दोस्तों आप इतना राइट डाउन कर लें, फिर हम इसे रब करके फिर हम आगे घटनाक्रम बताते हैं आपको। आइए हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि संविधान सभा जब गठन हुआ तो 389 सदस्य, मैंने आपको बताया था कि 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में टोटल गठन के समय। तो 389 में से 296 सदस्य आपके ब्रिटिश भारत से थे। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे आपके दोस्तों। कितने सदस्य? 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। अब इस 296 सदस्यों में से अगर आपको देखा जाए तो कितने सदस्य कहां कहां से चुने गए थे, अर्थात कांग्रेस से कितने सदस्य थे, मुस्लिम लीग से कितने सदस्य थे, अन्य दलों से कितने सदस्य थे, ये सारी घटनाक्रम एक बार हम देख लेते हैं। आइए दोस्तों, तो 208 सदस्य कांग्रेस से थे। कितने? 208 सदस्य कांग्रेस से थे आपके। इस 389 सदस्यों में से 208 सदस्य कांग्रेस से, और वहीं 73 सदस्य मुस्लिम लीग से, और वहीं 15 सदस्य अन्य दलों से थे। कितने? 15 सदस्य अन्य दलों से चुने गए थे दोस्तों, अन्य दलों से। वहीं जो 296 सदस्य ये आए जो देश यहां से जो चुने गए थे ब्रिटिश भारत से, इन 296 सदस्यों में से कितने सामान्य वर्ग के थे, कितने
मुस्लिम थे और कितने सिख थे, इनके बारे में एक बार हम आपको चर्चा कर देते हैं। तो 213 सामान्य वर्ग के थे दोस्तों, कितना 213 सामान्य वर्ग के थे, वहीं आपके 79 मुस्लिम्स थे इसमें, और 4 सदस्य आपके सिख थे इसमें। तो यह घटनाक्रम देखो। अब दोस्तों मैंने बताया कि संविधान सभा का जब संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया तो उस समय 389 सदस्यों को चुना गया संविधान सभा में, और जो 389 सदस्य थे इसमें से 296 सदस्य को ब्रिटिश भारत से चुना जाना था। तो जब ब्रिटिश भारत से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ तो उनमें 208 सदस्य कांग्रेस द्वारा चुने गए, 73 सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए, और 15 सदस्य अन्य दलों द्वारा नियुक्त होकर के पहुंचे संविधान सभा में। अगर इस 296 में जो सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने गए थे, इनको अगर हम जाति अर्थात धार्मिक आधार पर देखें तो धर्म के आधार पर सामान्य वर्ग से 213 सदस्य चुने गए थे। मुस्लिम सदस्य में से अगर मुस्लिमों में बात किया जाए तो 79 सदस्य मुस्लिम से चुने गए थे, और 4 सदस्यों का चुनाव सिखों द्वारा किया गया था। सिख वर्ग से 4 लोग थे, मुस्लिम वर्ग से 79 लोग संविधान सभा में थे, और 213 लोग सामान्य वर्ग के थे जो ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में चुने गए थे दोस्तों। तो यह भी घटनाक्रम एक बार आप लिख लें पूरा, फिर हम इसे मिटा देते हैं, फिर हम आगे बताते हैं आपको। फिर आपको बता दें कि 389 सदस्य हमने संविधान सभा में क्यों चुना, क्या रीजन था हमने 389 सदस्यों को चुना संविधान सभा में। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लें, फिर हम आपको आगे घटनाक्रम बताते हैं दोस्तों। लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें, क्योंकि यही संख्या बल जो है मेरा मनोबल है, और मेरा मनोबल आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ले आके देगा। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपके लिए खोज के लाया हूं। आप कोशिश करिए कि जब भी आप क्लास लेने बैठें तो आप पेन कॉपी लेकर अवश्य बैठें, यह समझ करके बैठें कि आपकी प्रॉपर क्लास चल रही है, और हर एक कंटेंट आपको यहाँ ब्रीफली लिखवाया जाएगा अच्छे से। तो आप इसे राइट डाउन कर लें, पहले यहाँ के पॉइंट्स को राइट डाउन करें, फिर यहाँ के पॉइंट्स को राइट डाउन करें, देन हम आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं इसके बाद का। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सब लिख लिया होगा यहां तक की सारी चीजें। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर यह टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, देन आपको वह टॉपिक्स क्लियर किया जाएगा। दोबारा आइए दोस्तों हम देखते हैं कि 389 सदस्य ही हमने संविधान सभा में क्यों चुना, क्या रीजन था 389 सदस्यों को संविधान सभा में चुनने का। हमने 389 क्यों चुना, हमने 390 क्यों नहीं चुना, हमने 400 क्यों नहीं चुना, हमने 500 क्यों नहीं चुना, हमने 250 क्यों नहीं चुना। इसका रीजन यह था कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो संविधान सभा के गठन के दौरान संविधान सभा में जो संविधान सभा के गठन समय भारत की जो जनसंख्या थी 40 करोड़ थी। तो भारत की जनसंख्या उसमें दोस्तों 40 करोड़ हुआ करती थी, और आपको पता है कि संविधान सभा में हर एक सदस्य संविधान सभा में एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर होना था। अर्थात 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य संविधान सभा से लिया जाएगा, संविधान सभा के लिए लिया जाएगा 10 लाख सदस्यों में से, 10 लाख सदस्यों में से, अर्थात जहां पे 10 लाख की संख्या के आधार पर एक सदस्य चुना जाएगा। तो 40 करोड़ को अगर हम 10 लाख के हिसाब से बांटते हैं, अगर भाग देते हैं, तो कमोबेश 389 सदस्य ही बनेंगे। तो इसी कारण से संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए थे। आइए अब हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए तो संविधान सभा में कितने एसटी वर्ग था। तो संविधान सभा में 389 में से कहा जाए 33 सदस्य जो थे वो SC ST थे, अर्थात ST थे। 33 सदस्य ST थे और 15 महिला थी। तो एक बार आप दोस्तों इतना लिख लें, फिर हम बताते हैं कि 15 महिलाएं कौन कौन सी, हम उनके नाम को एक बार आपको लिख के सामने ही बता देंगे सारी महिलाएं कौन कौन सी थी। एक गर्मी बहुत ज्यादा है।
स्वेटिंग लगातार हो रही है। आपको कोई इशू ना हो इसलिए हमने फैन भी बंद कर दिया है। तो आप यहां तक लिखते रहिए, तब तक हम आपको बताते हैं कि कितनी महिलाएं चुनी गई थी। 15 महिलाएं जो थी, 15 महिलाएं कौन कौन सी थी दोस्तों? जो 15 महिलाएं थी संविधान सभा में चुनी गई थी, 15 महिलाओं की संख्या जो हम बताते हैं आपको, देखिए 15 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं में से मात्र 8 महिलाएं ही ऐसी थी जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा पर हस्ताक्षर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया दोस्तों, तो 8 महिलाओं ने ही संविधान सभा पर हस्ताक्षर, संविधान जो बना था हमारा, संविधान का जब निर्माण हो गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने हस्ताक्षर किया था संविधान। तो आइए दोस्तों, अब 15 महिलाओं का नाम आपको एक बार बताते हैं, 15 महिलाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहला नाम होगा अम्मू स्वामीनाथन। तो अम्मू स्वामीनाथन। वहीं दूसरा नाम होगा दोस्तों आपका एनी मस्करीन, मेस्करीन। वहीं तीसरा नाम होगा दोस्तों बेगम एजाज रसूल। चौथा नाम होगा दोस्तों दक्षयानी वलयानु। दक्षयानी वलदयानु वलायदून। और पांचवा होगा नाम दोस्तों जी दुर्गाबाई। छठा नाम होगा दोस्तों आपका हंसा मेहता। सातवां नाम दोस्तों होगा आपका कमला चौधरी। तो लगातार दोस्तों नाम लिखते रहें, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कमला चौधरी। और आठवां नाम होगा लीला रे। नौवां नाम दोस्तों होगा आपका मालवी चौधरी। मालती चौधरी। पहले आप इन 9 नाम को लिख लें, जिसमें से बेगम एजाज रसूल जो है यह एकमात्र मुस्लिम महिला है, संविधान सभा में चुनी गई है। बेगम एजाज रसूल ये एकमात्र मुस्लिम महिला, तो एकमात्र मुस्लिम महिला। वहीं दक्षयानी वलायदुन, दक्षयानी वलायदुन जो है, दक्षयानी वलायदुन जो है यह एक एसटी महिला है। तो आपसे पूछा जाए संविधान सभा में एकमात्र एसटी महिला कौन थी, दक्षयानी वलायदुन है। और अगर पूछा जाए एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है, तो बेगम एजाज रसूल है। तो आप पहले इन 9 नामों को लिख लें दोस्तों, फिर हम इधर आपको मिटा करके फिर बताते हैं कि बाकी बची महिलाएं कौन कौन सी हैं। इन सभी के नाम लिख लें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अम्मू स्वामीनाथन है, वहीं पर एनी मस्करीन है, फिर ये है बेगम एजाज रसूल, फिर दक्षयानी वलायदुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे और मालती चौधरी। इन 9 नामों को लिखिए दोस्तों एक बार फटाक से, फिर हम आपको आगे बताते हैं। लगातार आप इन्हें लिखते रहें। बाकी आगे इधर देखिए, इधर हम नाम लिख के बता रहे हैं आपको बाकी जो बच्चे नाम हैं दोस्तों। 10वां नाम होगा इसमें आपका पूर्णिमा बनर्जी। तो कौन बनर्जी दोस्तों? पूर्णिमा बनर्जी 10वां नाम। 11वां नाम होगा इसमें रेणुका राय। 12वां नाम होगा दोस्तों इसमें सरोजनी नायडू। दोस्तों यह नाम जरूर लिखें, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में सीधे यह क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, तो 15 महिलाएं, नाम क्या था, तो कई बार आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो 13वां नाम दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। दोस्तों
14वां नाम है इसमें सुचिता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और दोस्तों वही 15वां नाम इसमें जो दिया है वह है विजय लक्ष्मी पंडित। तो जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं यह पंडित नेहरू की बहन है, विजय लक्ष्मी पंडित। आप इन सारे नामों को लिख लें। यहां सबसे पहले अमू स्वामीनाथन, फिर है एनी मस्करीन, फिर है बेगम एजाज रसूल जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला हैं, और दक्षयानी वेलायुद्दीन जो कि एक एसटी महिला हैं। वहीं जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो इन 15 के नाम लिख लें दोस्तों। फिर हम इन्हें मिटा करके आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं दोस्तों। लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें दोस्तों। जल्दी जल्दी फटाफट दोस्तों लिखें, फिर आपको हम बताएंगे संविधान सभा का कार्य क्या था। उम्मीद करता हूं कि आपने दोस्तों लिख लिया होगा। आइए हम आगे देखते हैं, और नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ताकि आप कहीं भी रहें फटाक से इसे रिवीजन कर लें। तो अब आइए संविधान सभा का कार्य हम देखते हैं। तो संविधान सभा गठन का तरीका आपने देख लिया, आपने देख लिया संविधान सभा का गठन कब कैसे हुआ, और फिर आपने यह भी देख लिया कि संविधान सभा का इतिहास क्या है। तो हमने इन 3 चीज़ों को खत्म कर लिया। अब बचा है संविधान सभा का कार्य, संविधान सभा के सदस्य और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और BN राव के बारे में। अब यही 4 पॉइंट्स हमारे बचे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा के कार्य और उद्देश्य क्या थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं संविधान सभा के कार्य, या हाँ आइए देखिए सीधे कार्य। तो कार्य क्या था? संविधान सभा का गठन किया गया होगा तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ संविधान सभा कार्य सिर्फ संविधान निर्माण करना था या कुछ और भी काम था? क्या संविधान सभा सिर्फ और सिर्फ संविधान का निर्माण करने के लिए गठन की गई थी या इसका कोई और भी काम था? क्योंकि मोटे तौर पर तो आपको यही पता होगा संविधान सभा का गठन संविधान निर्माण के लिए किया गया था, जबकि नहीं, संविधान सभा गठन संविधान निर्माण के साथ साथ अंतरिम संसद के तौर पर काम करे इसलिए भी गठन किया गया था संविधान सभा का। तो दोस्तों यहां आप इसे लिख लें। तो संविधान का निर्माण करना, क्या संविधान का निर्माण करना, और दूसरा अंतरिम संसद के तौर पर काम करना, जब तक कि संसद का गठन ना हो जाए तब तक अंतरिम संसद के तौर पर काम करना, के तौर पर कार्य करना। तो जब अंतरिम संसद के तौर पर संविधान सभा कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो गणेश मावलंकर, जीवी मावलंकर करते थे। तो गणेश मावलंकर करते थे, मावलंकर। वहीं जब संविधान सभा जब संविधान निर्माण का काम करती थी तो उस समय अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी दोस्तों, जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, निर्माण का कार्य करती थी, तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब से अगर पूछा जाए कि संविधान का निर्माण और अंतरिम संसद के तौर पर जब तो संसद का गठन नहीं किया गया था तो किसने काम किया था अंतरिम संसद के तौर पर? तो संविधान सभा ने काम किया था। जब संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर काम करती थी तो उस समय अध्यक्षता गणेश मावलंकर करते थे, जो कि हमारे आगे चल करके पहले स्पीकर बनते हैं। और वहीं संविधान सभा
जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय अध्यक्षता करते थे। दोस्तों आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लें, देन हम आपको आगे घटनाक्रम बताते हैं। या ये भी दोस्तों नोट कर लें कि संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के तौर पर कब से काम कर रही है? तो संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर 17 नवंबर 1946 से कर रही है। 17 नवंबर 1946 से अंतरिम संसद के तौर पर संविधान सभा काम कर रही है। कब से? सॉरी दोस्तों, 46 नहीं 47 होगा, 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर काम कर रही है। दोस्तों तो आप इसे भी राइट डाउन कर लें, इतनी चीजें लिख लें, फिर आपको आगे घटनाक्रम बताते हैं संविधान सभा के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपने दोस्तों नोट कर लिया होगा। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत आसान सी चीजें हैं। बस आप इसे स्ट्रक्चरल तौर पर समझते रहें, लगातार कॉन्टिन्यूअस क्लास में बने रहें। तो जब 26 नवंबर को संविधान लागू हुआ, कब संविधान लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा अंगीकृत, अगर आपसे पूछा जाए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, तो आपको अगर पूछा जाए कि आपका संविधान कब अधिनियमित, कब अंगीकृत, कब आत्मार्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था और इस दिन संविधान सभा जो हमारा आंशिक रूप से लागू हुआ था। अर्थात आंशिक रूप का मतलब होता है कि कुछ ही अनुच्छेद हमारे लागू, अर्थात कहा जाए 16 अनुच्छेद जो है हमारे लागू हुए, तो उसमें आंशिक रूप से लागू। तो इसमें 17 अनुच्छेद थे दोस्तों। तो हम एक बार आपको बता देंगे 17 अनुच्छेद कौन कौन से थे। तो पहले आप एक बार इसे लिख लें। आइए हम उधर बता देते हैं कि कितने कितने सदस्य, वो क्या क्या व्यवस्थाएं थी। उम्मीद करता हूं आपने ये नाम सारी लिख लिए होंगे। तो दोस्तों जब 17 अनुच्छेद जो लागू हुए थे, उन 17 अनुच्छेदों में क्या क्या था? पहला तो नागरिकता था आपका 5 से 11 तक। फिर दूसरा दोस्तों लागू किया था राष्ट्रपति की शपथ व्यवस्था, क्योंकि राष्ट्रपति होंगे तभी शासन व्यवस्था चलेगी। राष्ट्रपति की शपथ व्यवस्था की शपथ। तीसरा लागू हुआ था दोस्तों निर्वाचन आयोग के प्रावधान, क्योंकि निर्वाचन आयोग हो तभी चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के प्रावधान दोस्तों। वहीं चौथा लागू हुआ था दोस्तों आपका अंतरिम संसद, अंतरिम राष्ट्रपति, छठवां एक आर्टिकल्स और लागू। दोस्तों इतना पहले लिख ले, फिर मैं अगला आर्टिकल्स आपको बताता हूं क्या था। एक बार दोस्तों लिख लें इसको। फटाक से लिखें दोस्तों, ताकि हम आपको आगे की बात बता सकें। आई होप क्लास आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। एक लास्ट बचा था इसमें 394, यही मैं दोस्तों देख समझ नहीं पा रहा था कि 394 है कि 395 है, याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली। तो 394 जो है संविधान दोस्तों, इसमें 394 में हमें कुछ चीजें बताई गई हैं। अगर 394 को हम मिला देते हैं तो इनको मिला के 17 अनुच्छेद होते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आंशिक रूप से जो संविधान लागू हुआ उसमें कितने अनुच्छेद होंगे।
से लागू अनुच्छेद कौन कौन से होंगे, यहां चर्चा की गई है। संविधान पूर्ण रूपेण कब लागू होगा, इसकी चर्चा है। और वहीं पर आता है कि अगर भारत का संविधान नामक शीर्षक कहीं लिखा है तो भारत का संविधान नामक शीर्षक के भाई उल्लेख हमारे अनुच्छेद 393 में, देखो 393 394 में थोड़ा दोस्तों कंफ्यूज हो रहा था, 393 में ही उल्लेख किया गया कि संविधान के 17 अनुच्छेद आपके 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे, वहीं पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। और भारत का संविधान जो है नामक शीर्षक का उल्लेख भी 93वें संविधान संशोधन में किया गया है दोस्तों। तो एक बार आप इन्हें नोट कर लें दोस्तों, फिर आपको हम आगे घटनाक्रम बताते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। एक मिनट दोस्तों, मैं कपड़ा भूल गया था इधर। एक बार नोट कर लें दोस्तों, फिर हम आगे घटनाक्रम को बताते हैं कि हमारा संविधान पूर्ण रूपेण कब लागू हुआ। जब हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ दोस्तों, संविधान तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1947 को लागू हुआ था हमारा संविधान, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। तो दोस्तों एक बार हम दोनों एक साथ लिख देते हैं, आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1949 को, वहीं पूर्ण रूपेण जो हमारा संविधान लागू होगा वह लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों क्या कारण था कि हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया? आपको ही पता होगा 1930 के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की बात की थी, और हम 26 जनवरी के दिन को के महत्व को बनाए रखने के लिए हमने पूर्ण रूपेण संविधान को 26 नवंबर 1950 को लागू किया। और 26 जनवरी को हम गणतंत्र होते हैं, अर्थात रिपब्लिक होते हैं, गणतंत्र की अवधारणा हमने दोस्तों फ्रांस से ली है, फ्रांस से ग्रहण किया। हमने प्रस्तावना में गणतंत्र का मतलब दोस्तों बता रखा है, आप वहां जाकर के चैनल में देख सकते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है कि सर्वोच्च जो देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात जो राष्ट्रपति होगा वह निर्वाचित होगा, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। तो भारत में जो राष्ट्रपति है वह अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होता है, इसलिए हम गणतंत्र की बात करते हैं। वहीं इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, वहां पर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि वहां पे गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पे राष्ट्राध्यक्ष अर्थात जो राजा रानी होते हैं वो चुने नहीं जाते, निर्वाचित नहीं होते, वंशानुगत होते हैं। हमारे यहाँ का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं थे दोस्तों। तो आप गणतंत्र का मतलब है, इसी गणतंत्र के महत्व जो 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू ने जो लाहौर अधिवेशन किया, तो उसी लाहौर अधिवेशन में हमने गणतंत्र दिवस की बात की थी। गणतंत्र अर्थात हम गणतंत्र होंगे 26 जनवरी को ही दिन, हम इसलिए हमने इसी दिन के महत्व को 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने अर्थात गणतंत्र के महत्व को, रिपब्लिक के महत्व को बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 से ही संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया। और 26 जनवरी को दिन ही भारत गणतंत्र भी होता है। क्यों गणतंत्र? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन राष्ट्रपति पद का शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होते हैं। अब जब हमारा राष्ट्रपति ही नियुक्त कर दिया गया तो अर्थात हम गणतंत्र हो गए, इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया, ताकि हमारे जो 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने जो विचार रखे थे अपने मन को, उस विचार को हम फलीभूत कर सकें, आगे उसको हम धारण कर सकें। इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 के दिन हमने गणतंत्र दिवस के तौर पर हमने उसी दिन संविधान को लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया, क्योंकि उसी दिन हम गणतंत्र होते हैं दोस्तों। तो आप यहां तक नोट कर ले दोस्तों, फिर हम आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं। और गणतंत्र जो शब्द है इसका उल्लेख केवल और केवल हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, उल्लेख संविधान की
प्रस्तावना में है दोस्तों, खाली कहीं और इसका उल्लेख नहीं किया है। तो आप इतने चीजें राइट डाउन कर लें, फिर हम आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं दोस्तों। एक पॉइंट दोस्तों छूट गया था, अभी हम उसको बता देते हैं आपको। पहले आप इसे राइट डाउन कर लें, क्योंकि मुझे लगा कि बता देना चाहिए, यह पॉइंट भी आपके लिए आवश्यक है। वैसे आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी एक समझ के लिए बताना आवश्यक है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा दोस्तों। आइए हम एक बार देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए थे दोस्तों, 389 सदस्य। लेकिन हमारे संविधान की प्रथम बैठक में आते हैं सिर्फ और सिर्फ 207 सदस्य। क्यों? अब आइए देखते हैं 389 सदस्यों में से ऐसा क्या कारण था जो नहीं शामिल हो पाए सदस्य। तो 73 सदस्य आपको पता कि मुस्लिम लीग से थे, 73 सीटें मुस्लिम लीग की थी, और वहीं पर 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। 93 से देसी रियासतों से। अब 73 सीट जो मुस्लिम लीग की थी, इन्होंने तो बहिष्कार कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि हम संविधान सभा में शामिल ही नहीं होंगे, तो इन्होंने बहिष्कार किया। और ये जो थे, ये भविष्य का ही निर्धारण नहीं कर पा रहे थे कि हमें करना क्या है, अर्थात कि हम भारत में रहेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, इसका ही निर्धारण ये नहीं कर पा रहे थे कि हमें करना क्या है। तो इसलिए अगर इनको जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर इनको टोटल जोड़ा जाता है तो टोटल लास्ट में बचते हैं 223 सदस्य। तो 223 सदस्य बचे। अब 223 सदस्यों में से कुछ सदस्यों के स्वास्थ्य कारण होंगे, स्वास्थ्य की समस्या होगी, उस दिन कोई उपस्थित नहीं रहा होगा, इस कारण से। तो अन्य कारण को मिला करके देखा जाए तो 207 सदस्य संविधान सभा में बचते हैं, और यही 207 सदस्य संविधान सभा में प्रथम बैठक में शामिल हो पाते हैं, क्योंकि 93 सदस्य भविष्य का निर्धारण ही नहीं कर पाए, और 73 सदस्य जो थे ये बहिष्कार कर चुके थे, जो कि मुस्लिम लीग के थे। तो इस हिसाब से 207, और जो बचे सदस्य 223, जब टोटल 223 बचे, 223 में से कुछ सदस्य ऐसे रहेंगे जिनकी तबियत खराब रही होगी, या कुछ सदस्य ऐसे रहेंगे जो कहीं बाहर गए होंगे, जो उस समय उपस्थित नहीं रहे होंगे। तो इस समय मिला करके 207 सदस्य संविधान सभा की प्रथम बैठक में दोस्तों शामिल होते हैं। तो आप यहां तक राइट डाउन कर लें इसे। एक मिनट दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बता देते हैं संविधान सभा के बारे में, फिर बचेंगे 2 पॉइंट्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BN राव। हम इन्हें बता करके क्लास कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान सभा में, जो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, इसे स्वीकार किसने किया था दोस्तों? तो हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था दोस्तों। और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना में जाती है, अर्थात संविधान का ये आधार बनती है।
यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल होती है और यही उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से हमारे संविधान का कार्य भी शुरू होता है धीरे धीरे। संविधान, क्योंकि जब तक हमें उद्देश्य नहीं पता चलेगा किसी भी चीज का तब तक हम कैसे कार्य करेंगे। तो जब हमें उद्देश्य पता चल गया, और हमें उद्देश्य कहां से मिलता है संविधान का, हमारे संविधान की प्रस्तावना में। तो कमोबेश जो पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा था, वही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान सभा की प्रस्तावना में शामिल हो जाता और इसी प्रस्तावना को आधार बनाते हुए हमारे संविधान का दोस्तों निर्माण किया जाता है। तो आई होप यहां तक आपको पूरा सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो एक बार इसे राइट डाउन कर ले, फिर हम आपको आगे घटनाक्रम बताते हैं दोस्तों। अब हमें लगता है कि दोस्तों इसमें कोई भी विशेष पॉइंट्स फैक्चुअल्स नहीं बचे हैं आपके लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं जिसको हम बता देते हैं फटाफट आपको, कि संविधान सभा पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था। यह सारे घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं मोटा मोटा आपको। हाँ, तो कुछ मिसलेनियस बच जाते हैं इसके, तो मिसलेनियस आयाम भी आप देख लें एक बार दोस्तों। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। संख्या बल संविधान करें दोस्तों, लगातार चैनल का संख्या बल बढ़ाते रहे दोस्तों, क्योंकि यही संख्या बल जो है हमारा मनोबल होता है। और यही जब मनोबल हमारा बढ़ेगा तो हम और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर के आएंगे खोज खोज करके दोस्तों। तो लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। तो टोटल अगर आपसे बात किया जाए संविधान सभा की बैठक कितनी हुई थी दोस्तों, तो संविधान सभा की कुल बैठक बात किया जाए तो दोस्तों 12 बैठकें हुई थी। अब 12 में बात किया जाए तो 11 तो सभी को पता होती है, 11 और 1 क्यों लिखा हमने, तो जो अंतिम बैठक होती है वह अंतिम बैठक होती है आपकी 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अगर इसे काउंट कर लिया जाए, इसे काउंट करके तब टोटल 12 होते हैं, वैसे सिर्फ 11 होते हैं। तो यह अंतिम बैठक थी संविधान सभा की, यह अंतिम बैठक कहा जाए तरीके से संविधान सभा की अंतिम बैठक दोस्तों, इसे नोट करें। और इसी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक संविधान सभा की हुई, तो उस समय उसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ। दोस्तों हस्ताक्षर में 284 सदस्यों ने दोस्तों हस्ताक्षर के कितने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तो अगर आपसे बात किया जाए तो हस्ताक्षर 284, तो सबसे पहले जो हस्ताक्षर करते हैं, प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन है, तो पंडित नेहरू हैं। वहीं दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम बात किया जाए तो अंतिम हस्ताक्षरकर्ता आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वह व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा से अंतिम में हस्ताक्षर किया, और पंडित नेहरू वह हैं जो प्रथम संविधान सभा में प्रथम रूप से पहली बार हस्ताक्षर करते हैं। और प्रथम हस्ताक्षरकर्ता संविधान सभा के पंडित नेहरू, और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आप इन्हें नोट कर लें, राइट डाउन कर लें। क्योंकि 284, जब हमारा अंतिम 24 जनवरी 1950 को, तो इस समय आपको पता है कि पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। तो जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 73 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग के थे। तो 73 सदस्यों ने मुस्लिम लीग के थे, वो चले गए पाकिस्तान में। जब वो पाकिस्तान में चले गए तो इसमें से 73 सदस्य घटा दीजिए दोस्तों। तो 284 में से 73 जब घटाएंगे आप तो बचेगा 211 सदस्य टोटल बचेंगे दोस्तों। सॉरी 200 नहीं, यहाँ पे 389 होगा, क्योंकि घटाएंगे तो हम 389 में से दोस्तों। तो 389 में से अगर हम घटाते हैं तो यहाँ बचा आपका 6 3 9 6 बचा, और 8 में साथ गया 1, ये हुआ 316। तो दोस्तों 316 बचे। अब इस 316 में से कुछ और कारण होंगे जो नहीं आ पाए होंगे, किसी कारण से प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए टोटल की संख्या जो बचती है वह 316 बचती है। और लास्ट में देखा जाए अगर दोस्तों आपके लिए कि संविधान सभा में, शायद यहां तक आपको इतना नीचे ना दिखे दोस्तों, एक बार आप यहां तक लिख राइट डाउन कर ले, फिर हम आपको बता दें आगे।
क्योंकि आपको ही पता है मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद तो टोटल बचे ही सब संख्या थी 324। अब इस 324 में से कुछ सदस्य की तबीयत खराब होगी, कुछ सदस्य अनुपस्थित रहे होंगे, कुछ सदस्य का मन नहीं रहा होगा आने का, उन्हें संविधान नहीं एक्सेप्ट किया होगा, उन्होंने संविधान उन्हें नहीं अच्छा लगा होगा, तो वे हस्ताक्षर करने नहीं आते। तो टोटल 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर अंतिम बैठक में हस्ताक्षर किया। अंतिम बैठक संविधान सभा कब होती है दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया संविधान सभा पर। प्रथम हस्ताक्षर पंडित नेहरू ने किया और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान में 324 सदस्य बचते हैं और आजादी के बाद आजाद भारत में टोटल सदस्य बचते हैं। तो टोटल 224 सदस्य बचते, 299 सदस्य बचते हैं आजाद भारत में। अगर आपसे पूछा जाए तो आजाद भारत में कितने सदस्य बचते हैं? आजाद भारत में दोस्तों, आजाद भारत में तो 299 सदस्य। कितने? तो 299 सदस्य आजाद भारत में बचते हैं दोस्तों। यह सारे फैक्ट्स राइट डाउन कर लें, बस यही इतने आपके फैक्ट्स बचे थे। अब हम सीधे चलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम आधुनिक भारत का मनु कहते हैं, संविधान निर्माता कहते हैं, संविधान की जनक और जननी कहते हैं। और वहीं पे हम फिर BN राव को देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखेंगे। पहले इतना राइट डाउन कर लें दोस्तों। अच्छा, कुछ और मिसलेनियस पॉइंट से छोड़ दे, क्योंकि हम चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BN राव को अकेले एक तरफ से खत्म करें। आप यहां तक राइट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों। तो अगर आपसे बात किया जाए दोस्तों, तो 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की बात कब की? 1922 में की। 1922 में संविधान निर्माण की बात की। कब बात की? 1922 संविधान निर्माण की बात की। और वहीं 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की बात की गई थी। कब? सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की बात कब की गई? अगस्त 1940 में की गई। लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इसमें प्रावधान रखा गया अगस्त 1940 में कि यह जो संविधान सभा बनेगी, गठन होगा, यह मुख्यतः भारतीयों से होगा। अर्थात मुख्यतः का मतलब ही दोस्तों यह हो गया कि भारतीय तो होंगे, भारतीय के अलावा भी कोई सदस्य हो सकता है। तो हमें यह नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि पूर्ण रूपेण जब संविधान सभा बने तो उसके सदस्य कौन हो? सिर्फ और सिर्फ भारतीय हो, भारत के बाहर का कोई भी ना हो। तो इसलिए यह प्रस्ताव लागू नहीं हुआ। वहीं आगे प्रस्ताव आता है क्रिप्स प्रस्ताव दोस्तों। तो क्रिप्स प्रस्ताव में क्या रहता है दोस्तों? स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आता है। (1942) तो यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं स्पष्ट रूप से, अगर पूछा जाए कि स्पष्ट रूप से किसने संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकार किया था, तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ने इसको स्वीकार किया था। लेकिन इन्होंने यह कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 1945 के बीच चल रहा होता है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब संविधान सभा का गठन किया जाएगा दोस्तों। तो हमने कहा कि संविधान सभा गठन उसके लिए हम द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने का इंतजार क्यों करें? हमें गठन करना है तो तत्काल करिए। तो इसी कारण से हमने क्रिप्स प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। लास्ट में आता है आपका
कैबिनेट मिशन योजना, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमने संविधान सभा का गठन किया दोस्तों। तो यह कुछ पॉइंट्स उसमें छूट गए थे तो मैंने यहां बता दिया, आप इसे राइट डाउन कर लें दोस्तों। आपके कोई भी फैक्ट्स नहीं बचेंगे संविधान सभा के आज के बाद, आपके सारे फैक्ट्स इन्हीं में से कंप्लीट होंगे, आप कहीं से उठा के देख लीजिएगा। और इसी क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी कहते हैं कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। यह कैसा चेक है? यह पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात यह वह बैंक का चेक है जो बैंक डूब चुकी है। जो बैंक डूब चुकी उसके बैंक का चेक लेकर आप क्या करेंगे? कोई फायदा आपको होगा नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमने क्रिप्स प्रस्ताव को अमान्य कर दिया, हमने स्वीकार नहीं किया। वहीं पर हमने अगस्त प्रस्ताव को इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि इन्होंने कहा कि मुख्यतः भारतीय संविधान सभा गठन, अर्थात भारत के बाहर के भी कुछ लोग हो सकते हैं। और सबसे पहले अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1922 में संविधान निर्माण की बात की थी। संविधान निर्माण की बात की थी दोस्तों। और इन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो 1922 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की सर्वप्रथम बात किसी ने किया था भारत में? तो महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। तो इतने सारे फैक्ट्स आप इसे राइट डाउन कर लें, फिर हम आगे घटनाक्रम आपको बताते हैं दोस्तों। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें दोस्तों। और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सही टाइम पर सारा नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास का। गर्मी बहुत है दोस्तों, इसलिए मैं पानी पी रहा था, आपका थोड़ा सा टाइम लिया दोस्तों। अगर कोई भी कंटेंट में कोई भी एरर हो कहीं पे तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे आपने कंटेंट एरर किया, या अगर कोई पढ़ाने का तरीका आपको ठीक नहीं लगता तो आप यह बता सकते हैं कि यह तरीका ठीक नहीं पढ़ाने का। आइए दोस्तों, अब लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको संविधान सभा का आधुनिक भारत का निर्माता अर्थात आधुनिक भारत का मनु कहते हैं, संविधान का निर्माता कहते हैं। आइए हम उनके एक बार इतिहास देखते हैं, उनका क्या इतिहास रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम संविधान निर्माता मानते हैं, आधुनिक भारत का मनु मानते हैं। मनु, आधुनिक भारत का मनु मानते हैं, संविधान का जनक और जननी मानते हैं, जनक मानते हैं। आइए इनके थोड़ा सा इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। तो इनका चुनाव जो है, यह संविधान सभा के लिए बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। बॉम्बे से चुनाव लड़े और हार गए। फिर इन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से, किसकी सहायता? मुस्लिम लीग की सहायता से इन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा, पश्चिम बंगाल के जैसर खुल्लर जिला से। पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल के दोस्तों, एक्चुअली ऐसा फैक्ट है जिसे मैं तो जैसर खुल्लर क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है, अर्थात जब पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बनता है, तो यह जो जैसर खुल्लर क्षेत्र है यह कहां चला जाता है? हमारे बांग्लादेश में चला जाता है, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जो भी वर्तमान आज का बांग्लादेश है। वहां जाने के कारण फिर इनकी सदस्यता खत्म हो जाती। तो फिर इनके लिए बात होती है किससे? कि अब बीएन राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, बीएन राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं कि आप संविधान के निर्माण के लिए आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इग्नोर नहीं कर सकते, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के लिए बहुत ही आवश्यक है संविधान निर्माण के लिए। तो उस समय जो आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तो बीएन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बातचीत किया
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण के महत्व को समझाया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन बॉम्बे के प्रधानमंत्री, उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कहा जाता था सीएम को, जो वर्तमान जो आज सीएम होते हैं उनको उस समय हमारे प्रधानमंत्री का था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री बॉम्बे के प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत किया और बातचीत कहकर उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में चाहिए। तब उसके बाद एम.आर. जयकर को बॉम्बे सीट से एम.आर. जयकर इस्तीफा दे देते हैं। इनके इस्तीफे के बाद बॉम्बे से चुने जाते हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों यहां तक लिख लें। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा इसे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दो प्रसिद्ध पुस्तक है, एक हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां पहला, और दूसरी पुस्तक का नाम इनके दोस्तों है पाकिस्तान पर विचार। अब सोचिए अभी विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन इतने दूरदर्शी थे हमारे अंबेडकर जी, इन्होंने पाकिस्तान का विचार दे दिया कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। कब यह पुस्तक यह पुस्तक पब्लिश होती है 1940 में, तो 1940 में यह लिखी गई पुस्तक में उन्होंने पाकिस्तान का विचार लिख दिया। कितने दूरदर्शी थे सोचिए, इन्होंने पहले बता दिया कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। तो आप इतने राइट डाउन कर लें कि पाकिस्तान पर विचार नामक पुस्तक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, और हिंदू धर्म की पहेलियां नामक जो पुस्तक है यह पुस्तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है दोस्तों। तो एक बार इसे राइट डाउन कर लें दोस्तों। अर्थात विभाजन के 7 साल पहले ही पाकिस्तान पर विचार दे दिया था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो एक बार इसे नोट कर लें दोस्तों। अब लास्ट टॉपिक आपका बचेगा बी.एन. राव। हम बी.एन. राव को खत्म करेंगे। आइए पहले मैं यहीं पर ड्राफ्ट कमेटी का एक चर्चा, ड्राफ्ट कमेटी पहले में बी.एन. राव को बताना पड़ेगा। आइए अब हम चलते हैं बी.एन. राव को देख लेते हैं। अब बचा हमारा टॉपिक लास्ट बी.एन. राव। तो बी.एन. राव जो थे एक आईसीएस अधिकारी थे। क्या थे? आईसीएस अधिकारी थे दोस्तों, जिसकी तैयारी एक तरीके से आज आप वर्तमान में कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कोई था तो वो थे, सलाहकार थे बी.एन. राव, पहला। दूसरा पॉइंट, परंतु सलाहकार तो थे परंतु संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ये दोस्तों, नहीं थे। यह भी राइट डाउन कर लें, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, परंतु संविधान सभा के दोस्तों सदस्य नहीं थे। आइए अब बी.एन. राव जो है एक प्रारूप बनाते हैं संविधान के लिए, एक प्रारूप बनाते हैं। संविधान के प्रारूप का जो गठन है, जो प्रारूप है संविधान का ड्राफ्ट जो है, तो प्रारूप बनाते हैं। संविधान के प्रारूप का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो बी.एन. राव ने किया था, जो कि एक आईसीएस अधिकारी थे और ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, परंतु संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव संविधान सभा के दोस्तों सदस्य नहीं थे, पर ये प्रारूप समिति, अर्थात जो प्रारूप, जो संविधान का कैसा संविधान होगा, संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी चर्चा हमारे बी.एन. राव ने अर्थात इसी प्रारूप में किया था। और इसी प्रारूप की जांच के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा। तो जिस प्रारूप समिति में 7 सदस्य होंगे दोस्तों, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर दोस्तों। हाँ, बी.एन. राव के लिए लास्ट पॉइंट आपको जो दोस्तों नोट करना था, यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के
प्रथम भारतीय जज हैं, प्रथम भारतीय जज थे। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपका, वहां के प्रथम भारतीय जज कौन थे? तो BN राव थे दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, BN राव थे दोस्तों। कौन थे? BN राव थे। हम कोशिश करेंगे हम अपनी राइटिंग में थोड़ा सुधार करें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। आप यहां तक लिख लेंगे। अब आइए हम देखते हैं, जो BN राव ने जो प्रारूप समिति बनाया, जो प्रारूप बनाया था, उसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को BN राव द्वारा बनाए गए प्रारूप पर जांच करने के लिए, प्रारूप को देखने के लिए, बहस करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, अर्थात ड्राफ्ट कमेटी का गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। तो ड्राफ्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? रिपोर्ट कब सबमिट की दोस्तों? तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं 21 फरवरी 1948 में। देखिए दोस्तों, 21 फरवरी 1948 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और 29 अगस्त 1947 को हमारे संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब आइए देखते हैं प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने इतना लिख लिया होगा दोस्तों। संविधान सभा के जो प्रारूप था, तो अध्यक्ष थे इसके दोस्तों अंबेडकर जी, इसके अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पर आएंगे अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तीसरे नंबर पर आएंगे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। चौथे सदस्य आएंगे दोस्तों इसके KM मुंशी, और पांचवें सदस्य होंगे दोस्तों इसके TT कृष्णामाचारी। तो जो TT कृष्णामाचारी थे, ये दोस्तों DP खेतान, जब DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, तो DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी आते हैं। और छठे सदस्य जो होते हैं वह N माधव राव होते हैं दोस्तों, N माधव राव थे दोस्तों। अध्यक्ष BR अम्बेडकर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी। जो कि DP खेतान के स्थान पे आते हैं N माधव राव। इतने सदस्य दोस्तों यहां रहते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसमें एक सदस्य छूट रहे हैं। कौन सदस्य छूट रहे हैं? क्योंकि टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ओके, हाँ भाई, तो मैं कहा कि एक सदस्य छूटे थे। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। तो दोस्तों आप एक बार इन सारे नामों को लिख लें। और N माधव राव जो थे, ये BL मित्र का जब स्वास्थ्य तबियत खराब हो गई थी तो उनके स्थान पर आते हैं। तो आप इन नामों को लिख लें, कौन कौन थे। अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, TT कृष्णामाचारी, N माधव राव और गोपाल स्वामी अयंगर। अब देखिए दोस्तों, ये जो थे आपके मोहम्मद सादुल्ला ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये इनका कांग्रेस से कोई सदस्यता नहीं थी, ये मुस्लिम लीग से थे। और ये जो KM मुंशी थे, ये आपके मुख्यतः विशेष रूप से कांग्रेसी थे। हालांकि कांग्रेसी सभी थे इसमें, मोहम्मद सादुल्ला को छोड़ करके, लेकिन विशेष तौर पर अगर बात किया जाए तो KM मुंशी विशेष तौर पर ये कांग्रेसी सदस्य थे, अर्थात ये शुरुआत से ही कांग्रेसी सदस्य थे। इनके अलावा कुछ ऐसे सदस्य थे जो संविधान सभा में तो शामिल थे, कांग्रेस के तहत काम भी करते थे, लेकिन उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं हुआ करता था। तो ये वही सदस्य हैं दोस्तों। तो एक बार राइट डाउन कर लें यहां तक दोस्तों।
फिर अब लास्ट चीज़ें बची हैं कि संविधान की थोड़ी आलोचना के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार दोस्तों, मोटा मोटा। आप इसे राइट डाउन कर ले दोस्तों, फिर हम आगे घटनाक्रमों को बताते हैं। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि अंबेडकर की 125वीं जयंती जब होती है, अंबेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 से विधि दिवस के स्थान पर संविधान दिवस शुरू किया था। तो हम 26 नवंबर को 2015 के पहले, अगर बात करें 2015 के पहले संविधान दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में मनाते थे। किस रूप में? विधि दिवस के रूप में दोस्तों मनाते थे। विधि दिवस के रूप में मनाते थे 26 नवंबर को, लेकिन 2015 से हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, इसे भी नोट कर लें। अब लास्ट एक पॉइंट है संविधान सभा की थोड़ी आलोचना के बारे में अगर हम देख लेंगे। कुछ अब विविध बचे हुए हैं, हम कुछ अब विविध को देख लेते हैं दोस्तों। संविधान सभा संबंधित ही, तो इसको मिसलेनियस अर्थात विविध डाल देते हैं। विविध, आप समझ रहे होंगे। इसमें हम जो छूटे हुए पॉइंट्स हैं उनको लिखवा देते हैं एक साथ। जब 15 अगस्त 1915 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच में हमारा जो संविधान नहीं जब तक बना था, जब तक हमारी संसद नहीं थी, तो कौन काम करता था उस समय? तो अंतरिम संसद के तौर पर एक तरीके से कहा जाए, संविधान जब पूर्ण रूपेण लागू नहीं हो पाया था, तो उसके पहले पूरी व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलती थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलती थी। किस तहत? अधिनियम 1935 के तहत चलती थी दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जब तक 26 जनवरी 50 को हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू होता है, तो उस लागू होने के पहले तक हमारा जो पूरा देश का संचालन होता है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होता है दोस्तों। आप इसे भी राइट डाउन कर लें। और इस चीज का उल्लेख 1947 के भारत शासन अधिनियम में था। 1947 के भारत शासन अधिनियम में उल्लेख किया गया था कि जब तक भारत का संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक भारत के पूरे देश का संचालन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया जाएगा। इसका उल्लेख 1947 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में दोस्तों किया गया था। और जो हमने अभी बताया था 395वें अनुच्छेद के माध्यम से, 395 में अनुच्छेद के माध्यम से 1935 का अधिनियम, 1947 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए तो 1935 से 1947 के, इन दोनों 1935 के अधिनियम और 1947 के अधिनियम को समाप्त किया गया। तो अनुच्छेद 395 के तहत 1935 के अधिनियम और 1947 के अधिनियम को दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। तो आप इसे राइट डाउन कर लें एक बार दोस्तों। ये दोस्तों लास्ट पॉइंट अब हम देखते हैं। एकदम हमारा लास्ट पॉइंट विविध में जो बचा हुआ है वह यह है कि संसद की पहली बैठक, संसद की प्रॉपर संसद की बात कर रहा हूं मैं, अंतरिम संसद की नहीं, संसद की जो पहली बैठक होती दोस्तों 13 मई
13 मई 1952 को होती है। लेकिन संविधान का जो प्रथम संशोधन होता है, प्रथम संविधान संशोधन होता है, वह होता है 1951 में। अगर प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हो जाता है तो इसका संशोधन करता कौन है दोस्तों? तो जो अंतरिम संसद थी आपकी, अंतरिम संसद अर्थात जो संसद थी, ये पूर्ण संसद एक तरीके से कहा जाए, ये पूर्ण संसद थी, ये एंटरिम संसद अर्थात अंतरिम संसद थी। तो अंतरिम संसद ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को करती है, ना कि पूर्ण संसद करती है, क्योंकि पूर्ण संसद की पहली बैठक जो होती है वह 13 मई 1952 को होती है दोस्तों। तो यहां तक कि घटनाक्रम को आप राइट डाउन कर लें। अब एक लास्ट पॉइंट दोस्तों संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा के बारे में किसने क्या कहा। संविधान सभा एक जाति की सभा है। यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था साइमन ने, लॉर्ड साइमन ने कहा था। क्या? कि संविधान सभा एक जाति की सभा है, क्योंकि एक अर्थात एक जाति अर्थात यहां जाति का संबंध हिंदुओं से था, और होना भी ऐसा ही चाहिए था, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं देश के। जो बहुसंख्यक हैं उन्हीं की संख्या तो संविधान सभा में भी ज्यादा होगी दोस्तों। तो यही कारण था। पर इनका कोट जो था, या इन्होंने जो कोट किया वो गलत था, यह इन्हें नहीं बोलना चाहिए था दोस्तों। आइए अब लास्ट, इन्होंने कहा हिंदुओं की सभा, वहीं कहा कि हिंदू की सभा है, वहीं किसने कहा कि संविधान सभा एक जाति की सभा है दोस्तों। अगर एक जाति की सभा पूछा जाए तो इसकी चर्चा करेंगे, चर्चिल ने कहा है। किसने कहा दोस्तों? तो चर्चिल ने कहा है। वहीं ऑस्टिन कहते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा? क्या कहा? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कहा था ऑस्टिन ने। एक संविधान विशेषज्ञ थे ऑस्टिन, इन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, अर्थात इतना संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। उसी प्रभुत्व को देखते हुए ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था दोस्तों। एक लास्ट पॉइंट और दोस्तों इसमें बचा है, आप उसे भी राइट डाउन कर लीजिए, फिर यहीं पे हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक अर्थात खत्म हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने अंबेडकर के बारे में कहते हैं कि जैसे एक पायलट जहाज का संचालन करता है, उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का संचालन किया। तो दोस्तों यह था हमारा संविधान सभा का पूर्ण इतिहास, जिसमें हमने देखा संविधान सभा का इतिहास समझा, संविधान सभा गठन कैसे होगा, संविधान सभा के गठन का तरीका क्या था, संविधान सभा के कार्य या उद्देश्य क्या थे, संविधान सभा के सदस्य कौन थे, संविधान सभा के कब कब क्या क्या सदस्य थे, कितनों ने हस्ताक्षर किया, क्या कैसे किया, मैंने सारा घटनाक्रम बताया आपको। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और BN राव के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की दोस्तों। तो हमने डिटेल से यहाँ काफ़ी चर्चा की। अगर उसके बाद भी आपको कोई टॉपिक या कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आप बोल सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमेशा आप लगातार चैनल से जुड़े रहें और चैनल में डाले गए सभी वीडियोज़ को देखें, क्योंकि वह हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास मुझे लगता हो चुकी है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें और लोगों तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़
लोगों तक पहुंच सके, हमारी आवाज़ ही लोगों तक पहुंचेगी, तभी उनकी लाइफ में कुछ चेंज होगा दोस्तों। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।